जी आपके आने से पहले मैंने लास्ट क्लास वाला नोट किया हुआ है ब्लैक मार्कर, और यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने आंसर लिखा था। अच्छा, पहली बात जो आपने याद रखनी है कि 10% टेस्ट आपने परफॉर्म करना होता है। इधर फॉर्मेट में वर्किंग वन में सिर्फ 1 2 3 4 5, इधर सिर्फ 5 चीजें आया करेंगी। 5 के अलावा कोई छोटी चीज नहीं आएगी। इसको कहते हैं बेसिक डाटा। इसके अलावा जितना मर्जी डाटा सवाल में दिया हो, आपने उस डाटे को सवाल में यूज नहीं करना, जहां तक वर्किंग वन का ताल्लुक है, क्योंकि स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है सिर्फ 3 बुनियादों पे: टोटल सेल, प्रॉफिट और एसेट्स। चौथी कोई बुनियाद नहीं है, सिर्फ 3 बुनियादों पे आपने डिसाइड करना है व्हाट इज माय ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये 3 आपने पकड़ने हैं और इसका टोटल कर लिया। कोई चौथी चीज सवाल में दी हो तो आपने उससे कंसिडर नहीं करना। ओके, जब ये सारा डाटा आपके पास आ जाए तो आपने इन 3 ब्लू को पकड़ना है। इसे कहते हैं टोटल रेवेन्यू, टोटल पकड़ना है। इसे कहते हैं प्रॉफिट्स, एसेट्स। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज नहीं, ये नेट एसेट्स नहीं है, ये ग्रॉस एसेट्स हैं। और इसमें करंट, नॉन करंट सारे पड़े हैं। इसमें करंट, नॉन करंट सारे पड़े हैं। ये बात याद रखिएगा। पता नहीं लिख नहीं रहे शायद कुछ लोग, चले खैर है, उनकी मर्जी। तो ये करंट और नॉन करंट सारे एसेट्स आपके आ जाएंगे। क्लियर? यहां तक आगे चलते हुए इन तीनों का ले लेना 10%। और अगर पेपर में रीजंस मांगी हो कि रीजन बताएं फलां सेगमेंट को आपने क्यों ऑपरेटिंग बनाया, तो फिर जो सेगमेंट जिस वजह से ऑपरेटिंग रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट बन रहा है उसकी आगे रीजन लिखते रहे। रीजन लिख देने के बाद इन द एंड, यानी वो नाम लिखते रहे, इन द एंड आपने आंसर देना है कि फॉलोइंग आर द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। नंबर 1 केमिकल। अगर रीजन देनी हो, इट इज रिपोर्टेबल बिकॉज ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड एसेट्स, ऑल ऑफ द थिंग्स। ये तीनों की वजह से रिपोर्टेबल है। फिर आपने लिखना है सोडा। इट इज रिपोर्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ ओनली एसेट्स, बट रिपोर्टेबल है, रिपोर्टेबल है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स। इसके बाद हमारी तसल्ली नहीं हुई, फिर हमने क्या किया था, इसको और इसको लिख लिया था यहां पे, और इनको गुजारा था 75% टेस्ट से। लेकिन ये 75% टेस्ट सिर्फ होगा एक्सटर्नल सेल का। ये थोड़ी एहतियात है, यहां पर एक्सटर्नल सेल आपने लेनी है। अब मैंने सर्कल लगाया एक्सटर्नल सेल का। एक्सटर्नल सेल का सर्कल लगाकर मैंने 2694 को पकड़ा और मैंने कहा कि मैंने कौन कौन से ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल ऑलरेडी बना लिए हैं। तो वो 2 थे, 1752 और 216। इन दोनों को मैंने जमा किया, एक्सटर्नल सिर्फ लेना है। इन दोनों को मैंने जमा किया, जमा करके डिवाइड किया 2694 से। तो ये टेस्ट होगा हमेशा एक्सटर्नल सेल के ऊपर। तो मेरा जवाब आया 73%। फिर मैंने कहा कि मेरी एक्सटर्नल सेल 75% तक पहुंचानी है किसी तरह। अब मैंने कहा बाकी ऑपरेटिंग सेगमेंट बचे हैं 3, पॉलिएस्टर, पेंट और फार्मा। फिर मैंने नजर मारी कि इस फिगर का ब्रेकअप मुझे चाहिए। तो मैंने नजर मारी तो मुझे नजर आया कि ये सबसे बड़ा एक्सटर्नल सेल है जो इन दोनों के अलावा है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल सेल वाला मैंने सबसे बड़ा वाला उठाना है इन तीनों में से। ये तो ऑलरेडी सोडा वाला हो चुका है ना। इन तीनों में से ज्यादा एक्सटर्नल सेल वाला मुझे फार्मा मिला। फार्मा मिला तो मैंने फार्मा को 1752 प्लस 216 के साथ लाके पार्क कर दिया 252। फिर मैंने इसको डिवाइड किया 2694 से, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो जवाब आ गया 82%। ये सारा वही है जो हमने पिछली क्लास में किया था। लेकिन ये टेस्ट वर्किंग 1 के डाटे में कितनी चीजें आएंगी? बस 5, कोई छोटी चीज नहीं। ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड का पैरा आपको पढ़ाया था, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल सेल का टोटल के ऊपर टेस्ट लगाने पहले वाला। ये वर्किंग 1 कंप्लीट हो गई। वर्किंग 2 ये ब्लू वाली फिगर्स पकड़नी है। वर्किंग 3 रेड वाली फिगर पकड़नी है।
और रेड वाली फिगर पकड़ के इस पे 75% टेस्ट लगाना है। इसके बाद एक और सेगमेंट आइडेंटिफाई हो गया फार्मा। फार्मा, इसके आगे रीजन लिख देंगे, इट इज रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट बिकॉज ऑफ सेल, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सेल। क्लियर? दो its assets, revenues and profit is less than 10%, but it is still reportable because of external sale. External sale की वजह से इसको reportable हमने बना दिया। बाकी जो दो सेगमेंट्स बचेंगे उनके बारे में लिख सकते हैं, पेंट और पॉलिएस्टर, these are not operatable because these do not pass any test, क्योंकि ये दोनों कोई टेस्ट पास नहीं करते। ये इनकी भी रीजन दे देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, यहां तक बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ये ना सिर्फ मैंने कल की क्लास में करवाया था बल्कि परसों की क्लास में भी करवाया था इस तरह का सवाल। यहां तक बात ओवर होगी। अच्छा जी, अब जब बारी आती है डिस्क्लोजर्स बनाने की, तो डिस्क्लोजर्स बनाने में सबसे पहले हमने जनरल इंफॉर्मेशन देनी है। अब आप लास्ट क्लास वाले नोट्स निकालें, अबू बकर को बुलाएं। अब आप लास्ट क्लास वाले नोट्स निकालकर डिस्क्लोजर्स शुरू करेंगे। पहले जरा पेज 2 पे 1.3 पढ़ लें। पेज 2 पर 1.3, आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट थ्रू क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। देखें, आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट थ्रू क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स। Separate information must be reported for an operating segment that meets any of the following quantitative thresholds. Reported revenue, revenue including internal, external and inter-segment is 10% or more. Test 2, profit or loss is 10% or more. अगर प्रॉफिट्स हैं तो प्रॉफिट कंट्रोल कर लें, लॉस है तो लॉस कंट्रोल। आज की क्लास के नोट्स नहीं चाहिए, पिछली क्लास के नोट्स किसके पास नहीं है? हाथ खड़ा करें। पिछली क्लास के नोट्स ला दें 10-12, आज के नहीं चाहिए। अच्छा जी, कॉपी करा के ले आए, 15 ले आए। नंबर 3, एसेट्स आर 10% और मोर। तो मैंने बताया इस 3 के अलावा और कोई चीज नहीं आनी यहां पे, क्योंकि स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, एट लीस्ट 75% ऑफ एंटिटीज एक्सटर्नल रेवेन्यू मस्ट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्टेबल सेगमेंट। कम से कम 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू का रिपोर्ट होना चाहिए। वो रिपोर्ट नहीं हो रहा था, इसलिए हमने एक और सेगमेंट आइडेंटिफाई किया था। नेक्स्ट, नॉन रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। जी भाई, हमारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कितने पकड़े गए थे? 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 में से कितने रिपोर्टेबल निकले? 3। बाकी 2 का नाम नॉन रिपोर्टेबल। नॉन रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट कौन से बचे? पॉलिएस्टर और पेंट। ये मैं हाईलाइट कर दूं, पॉलिएस्टर और पेंट, जिसकी सेल 227 और 247, ये नॉन रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग। नॉन रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट के बारे में पढ़ें। ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डू नॉट मीट एनी ऑफ द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स मे बी रिपोर्टेड सेपरेटली इफ द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इंफॉर्मेशन वुड बी यूजफुल टू यूजर्स। अच्छा, अगर मेरे भाई मैनेजमेंट मुनासिब समझे तो भाई बात सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर मैनेजमेंट मुनासिब समझे तो मैनेजमेंट अपनी मर्जी करते हुए, अपनी डिस्क्रिशन यूज करते हुए, अपनी विल यूज करते हुए जो नॉन रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं उनका अगर डिस्क्लोजर देना चाहे तो मैनेजमेंट दे सकती है, कोई मसला नहीं। फार्मा के आगे कॉलम डाल दे पॉलिएस्टर, स्टैंडर्ड कहते हैं मेरी तरफ से मना नहीं है, ये डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है। थोड़ी बहुत गुंजाइश अगर आप चाहते हो तो मैं आपको गुंजाइश दे देता हूं, कोई मसला नहीं। इधर व्हाइट बोर्ड पे देखते रहे, कितने ऑपरेटिंग सेगमेंट हमने बीइंग रिपोर्टेबल आइडेंटिफाई किए थे? 3। कौन सा ऑपरेटिंग सेगमेंट इतना इमटेरियल है कि हमने उसको रिपोर्टेबल आइडेंटिफाई नहीं किया था? 2। इन 2 को भी अगर आप डिस्क्लोज करना चाहो तो आपकी मर्जी है। अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डू नॉट मीट द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स, quantitative threshold है 10, 10, 10 और 75, that do not meet the quantitative thresholds may be reported separately if management believes that information would be useful to users.
नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट आर रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस टू बी कंबाइंड। ये देखें मेरे भाई, लेफ्ट साइड पर कुछ भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करना, और राइट साइड जो है व्हाइट बोर्ड की, उस पे सब लिखा हुआ पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिंट होके यूजर के हाथों में जाएगा। अब लेफ्ट साइड पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया रिपोर्टेबल कौन से हैं, ये 10 10 10 75, ये हमारी अपनी वर्किंग है, ये यूजर से शेयर नहीं करनी, यूजर से इस वर्किंग के रिजल्ट शेयर करने हैं। आप देख रहे होंगे नोट्स के अंदर कहीं आपको 10 10 10 75 लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये सिर्फ हमारी अपनी वर्किंग के लिए था कि हम चेक कर लेते हैं रिपोर्टेबल कौन से हैं। जब हमने चेक कर लिया रिपोर्टेबल कौन से हैं, अब यूजर को बताना कैसे है। तो पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप किसी कंपनी के जाकर डाउनलोड करेंगे तो आपको उसको व्हाइट बोर्ड की लेफ्ट साइड नहीं मिलेगी, आपको उसकी व्हाइट बोर्ड की राइट साइड मिलेगी, जिसके अंदर डिस्क्लोजर्स आ रहे होंगे। अब डिस्क्लोजर्स में क्या कह रहे हैं वो, नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स that are required by IFRS to be combined and disclosed in an all other segments category। इसका नाम क्या रख रहा है, बोले 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 बोले, ऑल अदर सेगमेंट्स। आई होप आप लिख रहे होंगे सारी बातें, अदर्स भी कह सकते हैं, ऑल अदर कह रहे हैं ना, ऑल अदर सेगमेंट्स। नॉन रिपोर्टेबल को डाल देंगे हम ऑल अदर सेगमेंट्स पे। इसकी थ्योरी बड़ी गौर से जाके घर में आपने पढ़नी है, दाएं बाएं वाले से इजी एक्सेस लें नोट्स की। Non-reportable segments are required by IFRS to be combined, कितने रह गए, to be combined and disclosed in an all other operating segment category, separate from other reconciling items in reconciliation। अच्छा, कहते हैं जो reconciliation में other items हैं, इनके अलावा इनको शो किया करेंगे, इनको अलावा शो किया करेंगे। तो अभी reconciliation की तरफ मैं मूव करता हूं। Next, entities must disclose the sources of revenue in the all other segments category। Entity must disclose the sources of revenue। अच्छा भाई, इसकी सोर्स ऑफ रेवेन्यू जरूर डिस्क्लोज करनी है, इसकी सोर्स ऑफ रेवेन्यू जरूर डिस्क्लोज करनी है। क्या है इसके सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है। अच्छा भाई, आप जनरल इंफॉर्मेशन की तरफ अगर आप आए, जो मैंने कल मिसिंग की थी, तो जनरल इंफॉर्मेशन में हेडिंग्स दी होंगी, केमिकल, सोडा और फार्मा, केमिकल, सोडा और फार्मा, और चौथी दी होगी अदर्स। अब आप सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शेयर करेंगे। इन केमिकल डिपार्टमेंट वी सेल केमिकल, in soda ash department we prepare, produce and sell soda ash। इस तरह की इंग्लिश होगी जनरल इंफॉर्मेशन में। in pharma products we sold medicines and in other operating segments we deal in polyester and paints। पोलिएस्टर और पेंट का फिगर्स का ब्रेकअप नहीं देना, लेकिन पोलिएस्टर और पेंट की सोर्स ऑफ रेवेन्यू बतानी है। तो बता दें पॉलिएस्टर और पेंट नॉन रिपोर्टेबल है, सिर्फ क्या बतानी है इनकी, पॉलिएस्टर की सोर्स ऑफ रेवेन्यू है पॉलिएस्टर बेचना, और पेंट की सोर्स ऑफ रेवेन्यू है पेंट बेचना। ये बतानी जरूर है यूजर को। पढ़ें, एंटिटीज मस्ट डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन ऑल अदर सेगमेंट्स कैटेगरी। अच्छा, एंटिटी मस्ट डिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इन ऑल अदर सेगमेंट। ऑल अदर सेगमेंट को अंडरलाइन करके लिख लें, पॉलिएस्टर और पेंट, पॉलिएस्टर और पेंट। अच्छा, अबू बकर को बुलाएं। ओके, अच्छा भाई, अब आप ये चीज बताएं कि आपकी क्या सजेशन है, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स प्रोडक्ट वाइज होने चाहिए भाई, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स प्रोडक्ट वाइज होने चाहिए या ऑपरेटिंग सेगमेंट एरिया वाइज होने चाहिए। यानी राइज वाले गुलबर्ग और गार्डन टाउन को दो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कहें, या सीए और एसीसीए को दो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कहें।
पीसी होटल वाले अपने होटल के अंदर जहां खाना खिलाते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं? रेस्टोरेंट कहते हैं, होटल कहते हैं? अच्छा, और जहां लोग ठहरते हैं उसे क्या कहते हैं? होटल। पीसी होटल वाले रेस्टोरेंट और होटल को दो ऑपरेटिंग सेगमेंट कहें पीसी वाले, या पीसी वाले लाहौर, कराची, फैसलाबाद पीसी को दो ऑपरेटिंग सेगमेंट कहें। आई होप आप मेरा सवाल जो है वो समझ गए होंगे। ऑपरेटिंग सेगमेंट दो एतबार से बन सकते हैं। नंबर वन, एरिया वाइज बन सकते हैं, और अगर आपके वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन है तो कंट्री वाइड बन सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के अंदर आप एरिया वाइज ना बनाएं, आप क्या बनाएं? प्रोडक्ट वाइज बनाएं। तो जहां तक स्टैंडर्ड का ताल्लुक है, स्टैंडर्ड कहता है कि मैंने आपको जो ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन बताई थी वो पढ़ लो जाके, उसमें आपको मेरी बात का जवाब मिल जाएगा। हमने कहा वो हमें याद है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या जी, क्या थी ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन? जो तीन बातें पूरी कर रहा हो। नंबर वन, एक तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आ रहे हो उसमें। दूसरा, उसके अंदर जो है सीए सीसीए में भी आ रहे हैं, गुलबर्ग गार्डन टाउन में भी आ रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। दूसरा, सीओडीएम को वो इंफॉर्मेशन हम रिपोर्ट करते हो। और तीसरा, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो ये जो दूसरा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, हम सीओडीएम को कैसे इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करते हैं। तो फर्ज करें राइज वाले सिर्फ सीओडीएम को, गुलबर्ग और गार्डन टाउन का डाटा अलग अलग देते हैं, तो इसलिए, और सीओडीएम बार बार चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जो सीईओ होता है वो भी पूछता सिर्फ यही है कि ये बताओ भाई गार्डन टाउन ने कितना कमाया, गुलबर्ग ने कितना कमाया। तो फिर इस सूरत में जिस तरह हम मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं उस तरह रिपोर्ट कर दें। मैनेजमेंट को किस तरह रिपोर्ट करते हैं, इसको कहते हैं इंटरनल रिपोर्टिंग। ये स्टैंडर्ड थोड़ा अजीब सा है, ये स्टैंडर्ड इंटरनल रिपोर्टिंग को ज्यादा पसंद करता है, और इंटरनल रिपोर्टिंग की बुनियाद पर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग बनना ज्यादा पसंद करता है। इंटरनल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि आप अपनी मैनेजमेंट में जब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है तो क्या बातें होती हैं? सीए कितना कमा रहा है, एसीसीए कितना कमा रहा है, ज्यादा बात ये होती है, या ज्यादा बात ये होती है गुलबर्ग कितना कमा रहा है, गार्डन टाउन कितना कमा रहा है। उस बुनियाद पे आप डिसीजन ले लें। लेकिन स्टैंडर्ड में इसकी भी इजाजत है कि अगर आपका दिल चाहे तो आप अलग अलग डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं, लेकिन वो फिर बड़ा लंबा हो जाएगा। आप सीएसीसी अलग बना दें, गार्डन टाउन गुलबर्ग अलग बना दें, वो फिर बड़े लंबे, वो डबल डिस्क्लोजर्स हो जाएंगे। तो इसलिए स्टैंडर्ड की सजेशन है कि आप एक ही के ऊपर रहो, लेकिन कौन सा तरीका फॉलो करो जिस तरह आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हो। अगर मैनेजमेंट को प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट करते हो तो प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट बना दो, अगर मैनेजमेंट को एरिया वाइज डिस्क्लोज करते हो तो एरिया वाइज सेगमेंट बना दो। इट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। अच्छा, अब ये जो जनरल डिस्क्लोजर है ना, जनरल डिस्क्लोजर, इसमें जरा पॉइंट 1 पढ़ें, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जनरल डिस्क्लोजर में पॉइंट 1, factors used to identify the reportable segments including the basis of organization, that is whether the entity is organized around different products and services or geographical area। क्या मैनेजमेंट प्रोडक्ट वाइज अलग अलग हुई है या मैनेजमेंट ने एरिया वाइज अलग अलग किया हुआ है? अंडरलाइन करें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन 1 लिखें ऊपर। भाई बांटो नोट्स, यहां से बांटना शुरू करो। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इधर से इधर से इधर से इधर से, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यहां लिखें ऑप्शन 1। और जियोग्राफिकल एरिया यहां, हाँ आज वाले नहीं, कल वाले जी। और किसको चाहिए भाई? उधर भी इस रो में भी, जल्दी आओ। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट के मैनेजमेंट कैसे डिसाइड करती है मैंने कैसे करना है जी। अब बताते हैं प्रोडक्ट वाइज एक्सेप्टेबल है या एरिया जियोग्राफिकल एरिया वाइज? दोनों एक्सेप्टेबल हैं, बल्कि बेसिक रूल ये है कि जिस तरह मैनेज सीओडीएम को रिपोर्ट किया जाता है उस बुनियाद के ऊपर बन जाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, जनरल डिस्क्लोजर, जनरल डिस्क्लोजर में ये चीज आ सकती है, वाइल्ड डिसाइड, कभी उसने बनाया नहीं पेपर में, अगर इंग्लिश दे दे तो आप जनरल डिस्क्लोजर में एज लिख दीजिएगा। While deciding the operating segments, we have divided the areas according to products, that is chemical, फला। Clear? Judgments made by management in applying the aggregation criteria. मैनेजमेंट ने इसमें एग्रीगेशन क्राइटेरिया में क्या जजमेंट्स यूज की हैं? मिसाल के तौर पर जो फार्मा था हमारा, फार्मा
फार्मा के अंदर हम मेडिसिन भी बेच रहे थे, बीपी ऑपरेटर्स भी बेच रहे थे, फार्मा के अंदर हम छोटे छोटे इक्विपमेंट, ब्लड प्रेशर चेक करने वाली चीजें भी बेच रहे थे। तो हमने कहा हमने इन दोनों को एग्रीगेट करना मुनासिब समझा है। तो उसके अंदर हमने ये असम्पशंस लिए हैं कि ये एक ही दुकान पे बिक रही हैं, एक ही नेचर है प्रोडक्ट की, एक ही कस्टमर लेने आता है, इसलिए फार्मा के अंदर हम फर्दर ब्रेकअप में जाना पसंद नहीं किया। तो जजमेंट्स मेड बाय मैनेजमेंट इन अप्लाइंग एग्रीगेशन क्राइटेरिया। एग्रीगेशन कल क्या पढ़ाई थी कि गोरमे शायद पिज्जा और रसमलाई को अलग ऑपरेटिंग सेगमेंट कहे, लेकिन क्योंकि नेचर ऑफ प्रोडक्ट सेम है, क्लाइंट सेम है, टाइप्स ऑफ गुड्स सेम है, 4-5 बातें पढ़ी थी, अगर वो सारी सेम है तो इनको एग्रीगेट करने की इजाजत है। कितने लोगों को एग्रीगेशन वाली बात याद है? सबसे पहले ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करने होते हैं, उसके बाद उन्हें क्या करना होता है? एग्रीगेट। एग्रीगेट करके जो बचते हैं फिर उनमें से भी आगे फर्दर बाइफरकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। मैं ये बात दोबारा बता दूं, एक ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किए 15 ऑपरेटिंग सेगमेंट, 15, लेकिन बाद में पता चला उस 15 में से कुछ 4-5 जो है सेम है, तो उन्होंने करते 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 इकट्ठे करते करते उसमें से 6 बचे। उस 6 में से आगे कितने यूजर को रिपोर्ट करने हैं, वो आज के सवाल में 3 बचे हैं। जनरल इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम विच ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट डिराइव इट्स रेवेन्यू। असल में ये पॉइंट 3 था जिसकी मैं बात करता। केमिकल से हम ये कमाते हैं, सोडा से हम ये कमाते हैं, फार्मा से ये, अदर्स से ये। दूसरा डिस्क्लोजर है भाई सेगमेंट एनालिसिस। ये सेगमेंट एनालिसिस आप लिख सकते हैं यहां जाके, सेगमेंट रिजल्ट / एनालिसिस। ये दूसरा डिस्क्लोजर है, सेगमेंट एनालिसिस। A measure of, बोले a measure of segment profit or loss. The following must also be disclosed if specified amounts, भाई इधर भी दे notes, ये copy. Following must also be disclosed if the specified amounts are regularly provided to chief operating decision maker. Segment assets, segment liabilities, इंटरेस्ट रेवेन्यू। इंटरेस्ट रेवेन्यू का मतलब है किसी एक सेगमेंट ने, केमिकल वालों के पास ज्यादा पैसा पड़ा हुआ था तो केमिकल ने अपना केमिकल का बैंक अकाउंट खुलवा के पैसे रखवा दिए और वहां से इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रेवेन्यू। इंटरेस्ट एक्सपेंस, सिर्फ केमिकल की मशीन के लिए लोन लिया है और फार्मा की मशीन के लिए लोन लिया है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस सिर्फ 2 जगह नजर आएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अदर मटेरियल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, क्या मतलब? अदर मटेरियल आइटम्स क्या मतलब? राइट डाउन्स, किस किस के डेटर पैसा लेके भागे। रीस्ट्रक्चरिंग, बिजनेस रीस्ट्रक्चर होता है, रीस्ट्रक्चरिंग हमने पढ़नी है। डिस्पोजल्स की डिटेल, लिटिगेशंस, किस फैक्ट्री के खिलाफ केस हुआ था, कोर्ट में डिसाइड हुआ। 9 एंटिटीज इंटरेस्ट इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स अकाउंटेड फॉर बाय इक्विटी मेथड। इसका मतलब है वर्किंग 5A, वर्किंग 7 नहीं, वर्किंग 7 थी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में बैलेंस शीट की फिगर, वर्किंग 5 थी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स में प्रॉफिट का हिस्सा, तो ये वर्किंग 5A है। वर्किंग 5A में हो सकता है, वैसे आमतौर पर ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर कंट्री वाइज कभी बने ना, कंट्री वाइज यानी कि यूरोप अलग है हमारा, इसी तरह जो है, बल्कि एरिया वाइज जिस तरह भी बना लें आप, यूरोप अलग है हमारा, अफ्रीका अलग है हमारा, एशिया अलग है हमारा, तो हो सकता है सिर्फ एशिया में आगे हमने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे हों, तो फिर बता दें एशिया वाले ने उधर किसी और कंपनी के 20% से ज्यादा शेयर खरीदे हैं तो वो हमारा एसोसिएट बन गया है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो तो सेगमेंट्स भी आगे एसोसिएट्स खरीद सकते हैं। इनकम टैक्स एक्सपेंस, मटेरियल नॉन कैश आइटम्स अदर देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के अलावा और क्या चीज हो सकती है नॉन कैश? इम्पेयरमेंट लॉस, कि फलां फलां फैक्ट्री के एसेट्स क्या कर गए हैं हमारे, इम्पेयर कर गए हैं। ओके आगे चलें, अभी 3 चीजें इसमें और हैं, 2 चीजें अगले सफे पे। द अमाउंट, जी नोट्स जल्दी बताया करें ना, पहले था ना इतनी देर से जल्दी नोट्स
द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर छोड़े, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स अकाउंटेड फॉर बाय इक्विटी मेथड। ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स ये एसेट के तौर पे नजर आएगा, एसेट के तौर पे इन्वेस्टमेंट एसोसिएट, ये वर्किंग 7 है, ये वर्किंग 7 है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की फिगर जो बैलेंस शीट में जाती है। एडिशंस टू नॉन करंट एसेट्स, कुछ बच्चे कह रहे थे एसेट्स तो शो किए हुए हैं, तो ये दोबारा क्यों आ रहा है डिस्क्लोजर? एडिशन टू नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में क्या फर्क है? एसेट्स में सॉरी, ये एसेट्स तो सारे हैं, करंट भी नॉन करंट भी, और ये एक नॉन करंट करंट का क्लोजिंग बैलेंस है। और ये क्या है? एडिशन। सिर्फ एडिशन से फायदा क्या होता है? पता चल जाता है बिजनेस ने कितने नए एसेट्स खरीदे, यानी कितनी इन्वेस्टमेंट की। एडिशन टू नॉन करंट एसेट से पता चलेगा कि 4 मिलियन का प्लांट केमिकल में खरीदा है, देखें इधर पड़ा होगा 5 मिलियन का प्लांट, 6 मिलियन का प्लांट, क्लोजिंग में पता नहीं चल रहा होगा कौन सा इस साल खरीदा, तो नॉन करंट एसेट की एडिशन में बता दें कि इतना इस साल खरीदा है। एक्सक्लूडिंग ये चीजें तो आपको आएंगी नहीं, एक्सक्लूडिंग डेफर टैक्स, अगर डेफर टैक्स आ रहा हो तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्लूडिंग डेफर टैक्स, हाँ डेफर टैक्स कहां आएगा? डेफर टैक्स आना हुआ तो यहां शो कर दीजिएगा अदर एडजस्टमेंट्स में, क्योंकि सेगमेंट्स के एसेट्स में नहीं पड़ा होगा, तो अदर एडजस्टमेंट्स में शो करके डेफर टैक्स ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि डेफर टैक्स आपने कहीं नहीं डाला होगा, किसी सेगमेंट के अंदर नहीं डाला होगा डेफर टैक्स एसेट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आपके सिलेबस में नहीं है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के राइट्स आपके सिलेबस में नहीं है। इफ दीज अमाउंट्स आर इंक्लूडेड इन सेगमेंट एसेट, अगर सेगमेंट के एसेट्स में पड़ी हैं तो भी आप डाल सकते हैं इनको। अच्छा जी, नॉन करंट एसेट्स ऑब्वियसली सेगमेंट के एसेट्स में पड़े होंगे, लेकिन डेफर टैक्स आमतौर पे इधर आता है, उसको हम सेगमेंट के एसेट्स में अलग अलग नहीं आइडेंटिफाई करते। अच्छा, अब एक चीज छोटी सी यहां पे डिस्कशन इधर देख लें कि लायबिलिटीज में लोन यहां पे आता है या नहीं आता। तो भाई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लोन यहां पे आए या नहीं आए। अगर आप चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को रिपोर्टिंग करने से पहले लोन को स्प्लिट करते हो तो फिर यहां शो कर दो। अगर चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को आप लोन का आना स्प्लिट करके सेगमेंट वाइज शो नहीं करते तो ना शो करो, कोई मसला नहीं। हां, एंड पे आपका लोन और सेगमेंट्स का लोन टैली नहीं करेगा, उसके लिए एक अदर कॉलम है, कौन सा? अदर एडजस्टमेंट्स का। ओके, अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन दिस होल स्टैंडर्ड। 1-2 मिनट जरा मुतवज्जे होकर दीजिएगा। जब हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के 5 ऑपरेटिंग सेगमेंट है, 1 2 3 4 5, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के 5 ऑपरेटिंग सेगमेंट है, तो हमने 10% और 75% टेस्ट लगा के डिसाइड कर लिया उन 5 में से 3 को ऑपरेटिंग के साथ साथ रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग कहना है। जब हमने डिसाइड कर लिया रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग कहना है, तो यहां यूजर को 3 चीजें बतानी है, किस बुनियाद पे हमने सेगमेंट को अलग किया है, एरिया वाइज या प्रोडक्ट वाइज। दूसरी चीज ये बतानी है किसको एग्रीगेट किया है, और तीसरी चीज हमने ये बतानी है कि इनकी सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है और अदर्स की सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है। ये 3 डिस्क्लोजर जनरल में आ जाएंगे। इसके बाद अगली चीज हमने क्या करनी है, अगली चीज हमने यूजर्स को बतानी है कि इस सेगमेंट्स के रिजल्ट्स क्या हैं। अब सेगमेंट को रिपोर्टेबल बनाना, उसके लिए सिर्फ ये चीजें देखनी होती हैं 5, लेकिन सेगमेंट को रिपोर्ट करना, उसके लिए उधर से 2 चीजें बुलाएंगे, एक्सटर्नल इंटरनल। टोटल बुलाने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट्स बुलाएंगे, एसेट्स बुलाएंगे, लायबिलिटीज बुलाएंगे, इंटरेस्ट बुलाएंगे, इंटरेस्ट इनकम बुलाएंगे, टैक्स बुलाएंगे, डेप्रिसिएशन बुलाएंगे, इंपेयरमेंट लॉस बुलाएंगे, वो नॉन करंट एसेट्स के एडिशंस बुलाएंगे, अगर हमने किसी एसोसिएट के शेयर खरीदे हैं उसकी डिटेल मंगवाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की डिटेल मंगवाएंगे, और वो सारी डिटेल यहां 1 बाय 1 शो करेंगे। ये हो गया सेगमेंट्स को रिपोर्ट करने का तरीका। जब हमने सेगमेंट्स को रिपोर्ट कर दिया तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ने यहां सेल डाल दी। इधर एसेट से शुरू करते हैं। ये लैंड एंड बिल्डिंग केमिकल की है, ये लैंड एंड बिल्डिंग सोडा की है, एक फैक्ट्री है, ये इसकी लैंड एंड बिल्डिंग है, ये इसकी लैंड एंड बिल्डिंग है। जब इन सबको हमने जमा किया तो ये 1455 पब्लिश्ड अकाउंट्स में 2000 आ रहा था। हम हैरान हो गए,
हमने कहा ये टोटल 1455 हो रहा है, पब्लिश अकाउंट में 2000 आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने कल इन तीनों को टोटल किया था, इसको यहां लिखा था, इसको पकड़ा था, इसको यहां लिखा था, इधर ऑर्गेनाइजेशन का टोटल फर्ज करें 1455 की जगह 2000 आ रहा है। हमने कहा ये क्यों डिफरेंस आ रहा है? किसी ने कहा पागल, हेड ऑफिस की बिल्डिंग, ओ हेड ऑफिस की लैंड, ओ डेफर्ड टैक्स एसेट, ओ वो तो मैंने सेगमेंट्स को तकसीम ही नहीं किया था। भाई क्यों नहीं तकसीम किया? बस नहीं किया, तो वो यहां शो कर दे, अदर एडजस्टमेंट्स के अंदर ऐड कर दें। समझ आ रही है बात? हाथ खड़ा कर दें, हाथ खड़ा कर दें, समझ आ रही है बात? अच्छा जी, सिमिलरली लाइबिलिटीज पकड़ी सारी 1097, इसमें ये 3 यहां आ गई, ये यहां आ गई, इनका टोटल बना 1097। इधर में टोटल देखा 1200 था, गौर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट टोटल 1200 था लाइबिलिटीज का। हमने कहा ये क्यों नहीं बराबर आ रहा? कहा जी करंट टैक्स पेबल हमने शो नहीं किया हुआ, किसी डिपार्टमेंट वाइज अलग नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? करंट टैक्स पेबल थोड़ा थोड़ा तकसीम कर देते सेगमेंट्स में, थोड़ा थोड़ा सेगमेंट्स में तकसीम कर देते करंट टैक्स पेबल। जी नहीं किया हमने। क्यों नहीं किया जी? इसलिए नहीं किया कि चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर ऐसे पसंद नहीं करता। बस ये स्टैंडर्ड इंटरनल रिपोर्टिंग की बुनियाद पे बन रहा है कि इंटरनल रिपोर्टिंग कैसे होती है। इंटरनल रिपोर्टिंग में सीटीपी को हम ब्रेक नहीं करते, तो ना ब्रेक करें सीटीपी को, कोई मसला नहीं। आप इसमें भी सीटीपी नहीं पढ़ा हुआ, इसमें भी सीटीपी नहीं पढ़ा हुआ, इसमें 3 का सीटीपी नहीं पढ़ा हुआ, इसमें 2 का सीटीपी नहीं पढ़ा हुआ, फिर आप उसको यहां शो कर दें। अच्छा जी, प्रॉफिट जमा किए 1038, 60, 19, 35, 1152। 1152 जब यहां आ गया, इन दोनों का टोटल 1152, 1152 जब इन दोनों का टोटल आ गया, तो 1152 इधर था, पता चला 1000 पे इधर आ रहे हैं। आपने कहा ये क्या, सारे सेगमेंट्स को जमा करके 1152 और 1000 हमारी पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहे हैं। 152 का क्या फर्क है जी? वो पता चला हेड ऑफिस के खर्चे हैं, अदर एडजस्टमेंट्स। खर्चे रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होता है, खर्चे रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होना है। उसमें हेड ऑफिस के लीगल केसेस आ गए। ये तो लीगल केसेस वो होंगे ना जो इनके अपने अपने होंगे। हेड ऑफिस के लीगल केसेस आ गए, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आ गया, हो सकता है वो भी हमने एलोकेट ना किया हो सेगमेंट वाइज। कोई एम्प्लॉय बेनिफिट्स आ गए, पेंशन का ब्रेकअप हमने एम्प्लॉय वाइज ना रखा हो, कोई भी वजह आ गई, सेगमेंट वाइज तकसीम। जिन जिन खर्चों को सेगमेंट वाइज तकसीम नहीं किया या हेड ऑफिस के खर्चे हैं, वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिश फाइनेंशियल में टोटल से मैच कर जाएगा। फिर भी मैच नहीं किया, हमने कहा हो 10 रुपए का फिक्स एसेट बेचा था, हेड ऑफिस का गेन आया था, वो जो फिक्स एसेट हेड ऑफिस का बेचा था उसके बेचने पे जो गेन आया था वो शो करो अदर एडजस्टमेंट्स के अंदर। तो अदर एडजस्टमेंट्स में वो सारी चीजें आएंगी जो कि सेगमेंट के रिजल्ट्स में नहीं आई। लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हो कौन सी चीजें सेगमेंट के एसेट्स में जाती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन की डिस्क्रिशन पर है कि जिस तरह चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को डिसीजन के लिए वो डाटा देते हैं उसी तरह चला जाता है। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन की डिलीवरी वैन हो, वो 5 सेगमेंट्स में यूज होती हो लेकिन एलोकेट ना की हो हमने, तो वो जो डिलीवरी वैन है टोटल से मैच नहीं कराएगी। जो टोटल से मैच नहीं कराएगी उसको कहां डाल देंगे? अदर एडजस्टमेंट में। तो अदर एडजस्टमेंट का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन सवाल तो हमें बता दिया करेगा कि फला चीजें सेगमेंट्स के एसेट्स और लायबिलिटीज में एलोकेट नहीं हुई, या फला चीजें सेगमेंट्स के एसेट्स और लायबिलिटीज में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो हम उसके लिए कॉलम डाला करेंगे 10 का। लेकिन एक और मसला आएगा कि इसमें हमने इंटरनल सेल भी शो की है, तो इंटरनल सेल तो सेल को बढ़ा देगी, आपस की सेल है। हम तो जब टोटल सेल देखते हैं वो तो सिर्फ आउटसाइड वर्ल्ड को देखते हैं, तो इसलिए एक और कॉलम डालना पड़ेगा इंटरनल सेल की कैंसलेशन का, एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट बैलेंस। ना सिर्फ इंटरनल सेल की कैंसलेशन का बल्कि उसके प्रॉफिट का भी, उसका प्रॉफिट भी फिर प्रॉफिट्स में पड़ा होगा। जब हम आपस की सेल शो कर रहे हैं तो इस प्रॉफिट में आपस का प्रॉफिट भी होगा, तो आपस के प्रॉफिट को इस 38 जो आपको नजर आ रहा है, इस 38 को यहां 38 से ही कैंसिल किया करेंगे क्योंकि रेवेन्यू में पड़े, और इस 38 के प्रॉफिट को निकाल के यहां से कैंसिल किया करेंगे। ओके, ये 1, 2,
3, 4, ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें आ जाया करेंगी वर्किंग वन से। ये 4 चीजें कहां से आ जाया करेंगी? वर्किंग वन से। वर्किंग वन से क्यों आएंगी? इसलिए कि स्टैंडर्ड में रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए लिखा हुआ है ये 4 चीजें जरूरी हैं, तो ये 4 चीजें वर्किंग वन से आ जाएंगी। और ये वाली चीजें हमेशा क्वेश्चन से आया करेंगी। ये वाली चीजें हमेशा कहां से आया करेंगी? क्वेश्चन से आया करेंगी। क्या इन सारी बातों की बेस पर डिसाइड होता है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट कौन सा है, रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट? नो नो नो, रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट सिर्फ 4 चीजों की बुनियाद पे, 5 चीजों की बुनियाद पे डिसाइड होता है। जब रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई हो जाए कि ये रिपोर्टेबल है, तो फिर रिपोर्ट सिर्फ ये 4 चीजें नहीं करनी होती, फिर रिपोर्ट सारी चीजें करनी होती हैं। क्लियर? लेकिन जब चीजें रिपोर्ट करके फारिग हो जाते हैं तो हमारे टोटल्स पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टोटल से मैच नहीं करते, क्योंकि ये 3 फैक्ट्रीज हैं और अदर्स में ये 2 फैक्ट्रीज हैं। तो ये टोटल्स पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टोटल से मैच नहीं करते। तो इसको मैच कराने के लिए फिर हम एक कॉलम बनाते हैं, एक नया नोट बनाते हैं। उस नोट का क्या नाम है? रिकॉन्सिलिएशन। लेकिन वी आर वेरी लकी, रिकॉन्सिलिएशन सबकी नहीं बनानी। स्टैंडर्ड कहता है इजाजत है बनानी है, सबकी बना दो। लेकिन स्टैंडर्ड में जो मिनिमम बातें लिखी हुई हैं जिनकी रिकॉन्सिलिएशन बनानी है वो पढ़ें। रिकॉन्सिलिएशन, reconciliations of total of reportable segments with the entity। देखें, इधर reconciliation of total of reportable operating segment with the entity। इसको उठाओ यार, 3 दिन हो गए इसको सोते हुए, चीप बंदा है। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ, बोले 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 बोले, टोटल ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स विद द एंटिटी। नो व्हाट आर द रिकंसाइलिंग आइटम्स? जी ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टोटल रिपोर्टेबल सेगमेंट के टोटल से इसलिए मैच नहीं कर रहा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉन रिपोर्टेबल भी है। जी ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल एसेट्स की तरफ आ जाए, टोटल एसेट्स, इसलिए रिपोर्टेबल से मैच नहीं कर रहे कि आपके हेड ऑफिस के एसेट्स भी हैं। तो रिकॉन्सिलिएशन किन किन की बनानी है? नंबर 1 रेवेन्यू की बनानी है, सिर्फ प्रॉफिट्स और लॉस की बनानी है, सिर्फ बिफोर टैक्स की, आफ्टर टैक्स की जरूरी नहीं है। एसेट्स की बनानी है, लायबिलिटीज की बनानी है, एंड एवरी अदर मटेरियल आइटम। और अगर आप किसी को मटेरियल समझते हैं या आपके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया, तो पेपर में अगर खामोश होगा तो आपने सिर्फ 4 की रिकॉन्सिलिएशन बनानी है। और इसमें याद रखिएगा यहां टोटल रेवेन्यू आया करेगा, ये बात याद रखिएगा, टोटल। फिर यहां ना, यहां 38 कैंसिल हो जाया करेगा, यहां एक्सटर्नल ही बचा करेगा। टोटल आएगा तो एलिमिनेट होगा ना आपस का, तो यहां टोटल रेवेन्यू आया करेगा, ये बात याद रखिए। अब आप छोटी छोटी बातें नोट करें। यहां क्या आना था? टोटल रेवेन्यू, यहां प्रॉफिट्स, यहां एसेट्स माइनस लायबिलिटीज नहीं, एसेट्स। यहां क्या आना था? का कितने परसेंट? 75%। कम है, इधर आ जाए। यहां क्या आने थे? रिपोर्टेबल। यहां क्या आने थे? अदर देन रिपोर्टेबल। उसके बाद क्या आना था? टोटल। ये सारी फिगर्स कहां से मिलनी थी? वर्किंग वन से। ये सारी फिगर्स सवाल से। अब आपने, अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने ना एक और काम शुरू किया हुआ है, उन्होंने इन तीनों का टोटल का भी एक कॉलम डाल दिया हुआ है। उससे आसानी होती है रिकॉन्सिलिएशन में, वो एज इट इज चले जाते हैं। तो अगर आप पेपर में ऐसा कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं। यानी कि केमिकल, सोडा, फार्मा, टोटल ऑफ रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, ग्रैंड टोटल। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम भी किया हुआ है। फिर वो यहां पे ये वाले छोटे छोटे जो मैंने लिखे हुए वो नहीं लिखते, वो टाइम बच जाता है, वो टोटल यही हो जाते हैं। तो 3 का टोटल मुझे मैनुअली करना पड़ा, 3 का टोटल, और इसका टोटल मुझे नहीं करना पड़ा।
क्योंकि इसका टोटल मैंने पकड़ा हुआ था। अब जब सब कुछ कर लिया तो ये वाला कॉलम आपको पेपर में दिया नहीं होगा, आपने सिर्फ रिकंसाइलिंग आइटम डालने हैं और रिज्यूम करना है मेरी रिकॉन्सिलिएशन मैच कर गई है। आपने सिर्फ ये दो कॉलम डालने हैं और रिज्यूम करना है मेरी रिकॉन्सिलिएशन मैच कर गई है। ओके चलें जी, सवाल पढ़ें और ये रिकॉन्सिलिएशन मुझे दोबारा बनवाएं जो हमने उस दिन बनाई थी। किताब लाते मुझे। पेज नंबर क्या? 84। अच्छा, भाई ये जरा देख लें, थोड़ी सी ना क्रिटिकल चीज है, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यहां पता क्या आया है? 17 टोटल रेवेन्यू डाला ना, 1752 प्लस 38 प्लस 216 प्लस 0 प्लस 252 प्लस 0, 1 2 3 4 5 6, 6 ये आ गए। और इधर क्या आया है? 474 प्लस 0, क्योंकि कल को आ सकती है ना, यहां फिगर्स पता होना चाहिए। 474 प्लस 0, ये नोट कर लें। 1 2 3 4 5 6, ये 1 2, ये यहां पे आ गया। ओके, अब सेल में आपस की सेल पड़ी है। अब आपने कौन सा वाला 38 उठाना है? बच्चे समझते हैं मैं ये वाला 38 उठा रहा हूं, गलत। मैं ये वाला 38 उठा रहा हूं और इस 38 को आके आपस की सेल कैसे कैंसिल करें? एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी सेगमेंट, इंटर सेगमेंट बैलेंसेस कैसे कैंसिल करें? प्लस करके माइनस करके। प्लस तो ही भी है, प्लस तो ही भी है, कैसे कैंसिल करें? माइनस करके। ये पहली रिकॉन्सिलिएशन थी जो कल मैंने आपको कराई थी। आगे चले, इससे फायदा क्या होगा? जब टोटल में से इंटरनल माइनस कर देंगे, सिर्फ कौन सी बच जाएगी? एक्सटर्नल सेल। ओके नेक्स्ट, एंड 10 मिलियन एट अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 30%। इसी 38 को बुलाएं, इसी 38 को ये 38, यही वाला 38 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 30। मुझे बताएं आपस की सेल का प्रॉफिट कैंसिल करने का क्या तरीका है? प्लस कर दूं प्रॉफिट या माइनस कर दूं? कितना? 11। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड जीएल हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। आपने कहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऊपर तो ऑपरेटिंग पड़े हुए हैं, ऊपर तो ऑपरेटिंग पड़े हुए हैं। आपने कहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड जीएल हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। अच्छा, इसने ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपको याद है ये हमने प्रॉफिट कैसे निकाला था? जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपने कहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऊपर इसने डाल दिए, हेड ऑफिस के खर्चे सेगमेंट्स में डाल दिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंटेड व्हिच हैव नॉट बीन एलोकेटेड। इंक्लूड का लॉस ये नहीं है कि ऊपर इंक्लूड कर दिए हैं, व्हिच हैव नॉट बीन एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट का मतलब है ऊपर नहीं इंक्लूड किए। फिर पड़े किन में है? फिर पड़े ऑर्गेनाइजेशन के टोटल ऑपरेटिंग सेगमेंट, जो ट्रायल वाला बैलेंस आ रहा होगा शायद उसमें पड़े होंगे, इधर नहीं पड़े हुए। वाजे लिख दिया उसने, इधर नहीं पड़े हुए। अब कह रहे हैं ये खर्चे हैं, मैंने डाले नहीं। भाई खर्चे कहां डालूं? रेवेन्यूज में, प्रॉफिट्स में, एसेट्स में, लायबिलिटीज में। खर्चे कहां डालूं? प्रॉफिट्स में डालूं। किस साइन के साथ? माइनस साइन के साथ। कितने? 75। ठीक है। तो यहां पर हेड ऑफिस के खर्चे, और कल कलाओं को पेपर में कहते हैं हेड ऑफिस को अदर इनकम हुई, वो भी डाल दीजिएगा। हेड ऑफिस की इनकम्स, ये फॉर्मेट आपको बता रहा हूं यहां का। तो यहां पे आमतौर पे हेड ऑफिस के खर्चे आते हैं, हेड ऑफिस की इनकम्स आती हैं। खर्चे माइनस हो जाते हैं और हेड ऑफिस की इनकम्स प्लस हो जाती हैं। तो ये रिकंसाइलिंग आइटम है। यहां आपस की सेल आती है और यहां आपस की सेल का प्रॉफिट आता है।
ओके, नेक्स्ट. Furthermore, assets of 150 and liabilities of 27 have not been reported in assets and liabilities of any segment. Furthermore, assets have not been reported in any segment. 1 2 3 4 5 4 5, इन पांचों में कुछ एसेट्स नहीं आ रहे, इन पांचों में कुछ लाइबिलिटीज नहीं आ रही. क्या करूं? क्या करूं? ऐड कर दें एसेट्स को. एसेट्स में आपस के नहीं है ये कोई एसेट्स लाइबिलिटी. एसेट्स लाइबिलिटीज आपस के नहीं है जी. बोले 1. तो ये आमतौर पे हेड ऑफिस की लाइबिलिटीज हुआ करेंगी और ये आमतौर पे हेड ऑफिस के एसेट्स हुआ करेंगे. अब टोटल कर दें 9 1 0 1605 2. Okay, the reconciliation is complete. Now I need disclosure 37.4. Last disclosure 37.4. इसके लिए किताब पे आना पड़ेगा आपको. क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने अपनी तरफ से डाला हुआ है, क्वेश्चन बैंक में नहीं है. अब मैं डिस्क्लोजर्स बनाने लगा हूं, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स. एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स का मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन पूरी के लिए रेलेवेंट है. एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स 3 है. एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स 3 है. एक तो एक्सटर्नल सेल में अगर एक कस्टमर को, एक्सटर्नल सेल में अगर एक कस्टमर को सेल 10% ऑफ एक्सटर्नल सेल से ज्यादा हो रही है तो फिर नोट में बताएं कि हमारे बिजनेस की एक्सटर्नल सेल का इतने % फलां पे डिपेंडेंट है. मिसाल के तौर पे टोटल वाले इस ब्रांच की बात करते हैं. कहते हैं जी इस ब्रांच में क्रीम वालों के साथ हमारा मुआहदा हुआ है, हम उन्हें डिस्काउंट देते हैं, तो क्रीम की जितनी गाड़ियां हैं वो सारी के सारी यहां से आके जो है वो पेट्रोल डलवाती हैं. और हमारी अगर सेल करोड़ पे है तो 12 लाख उसमें क्रीम की सेल है. और जिस दिन खुदा ना खास्ता क्रीम वालों ने हमारे से हाथ खींचा और पीएसओ की तरफ गए तो हमारी इस ब्रांच की सेल एकदम 12% से ठप हो जाएगी. इसे कहते हैं रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर. कॉलेज में ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट चला जाए, 2 स्टूडेंट चले जाएं, अनलेस के किसी कॉलेज से पूरे एफएससी के बच्चे आए और पूरे एफएससी वाले बच्चे ही निकल जाएंगे. सारे दोस्त इकट्ठे आए, 100 की क्लास हो, 100 की क्लास ही निकल जाए कॉलेज छोड़. कॉलेज में आमतौर पे ऐसा नहीं है, लेकिन बिजनेसेस में ऐसा होता है. मिसाल के तौर पे होंडा कार्स वाले बर्जर पेंट वालों से मायदा हुआ है. अब बर्जर पेंट वाले अपनी एक्सटर्नल सेल का 12% होंडा कार्स को करते हैं. जैसे ही बर्जर पेंट के साथ होंडा ने क्या किया, होंडा ने अपना सप्लायर बदला, बर्जर पेंट की सेल एकदम 12-13% ठप चली जानी है. अब होंडा वाले किसी और से जाके पेंट खरीदेंगे, रशीद पेंट वाले, तो बर्जर की पेंट गिर जाएगी. अगला डिस्क्लोजर बताएं कौन सा जरूरी है. इसका नाम है एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर. अगला डिस्क्लोजर नीचे ना देखें, अगला डिस्क्लोजर कौन सा जरूरी है? कस्टमर का. क्या? कस्टमर का. किस कस्टमर के बारे में हमने बताना है? जिसको एक्सटर्नल सेल का 10% हो रहा है, उस कस्टमर के बारे में हमने यूजर को बताना है. उसका नाम नहीं बताना, ये कॉन्फिडेंशियल रखना है. स्टैंडर्ड कहते हैं इसकी इजाजत नहीं है, मुनासिब नहीं है, उसका नाम नहीं बताना कस्टमर का. ये आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है, आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा है. लेकिन आप बता दो कि मेरे 2 कस्टमर हैं, दोनों को 12% सेल है, मेरी सेल का 24% 2 कस्टमर्स को है.
इस तरह का कोई डिस्क्लोजर बना के दे दो, बेशक इस तरह लिख दो, मेरी सेल का 24% 2 कस्टमर को है, उसमें कस्टमर वाइज डेटा देने की जरूरत नहीं है, बस ये बता दो। दूसरा, आपने लोकल सेल अलग बतानी है और एक्सपोर्ट सेल अलग बतानी है। एक्सटर्नल सेल का ही ब्रेकअप, लेकिन एक्सटर्नल सेल का ही ब्रेकअप प्रोडक्ट वाइज नो, कस्टमर वाइज नो, एक्सटर्नल सेल का ब्रेकअप कंट्री वाइज। उसमें उसने दो बाइफर्केशन की, कहते हैं कंट्री ऑफ डोमिसाइल एंड अदर कंट्री। कंट्री ऑफ डोमिसाइल का मतलब जहां पे आपकी लीगल रजिस्ट्रेशन हुई भी है, उस कंपनी में, उस कंट्री में कितनी सेल की, और आउटसाइड वर्ल्ड को कितनी सेल की, बाहर के मुल्कों में। दो डिस्क्लोजर हो गए। तीसरा डिस्क्लोजर वो आपने देना है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स आपके कितने कंट्री ऑफ डोमिसाइल में पड़े हैं और कितने बाहर के मुल्कों में, यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, सिर्फ नॉन करंट, खरीदे नहीं, क्लोजिंग जो पड़े हैं। तो अब 3 डिस्क्लोजर बता दें। एक्सटर्नल सेल में उस कस्टमर का बताना है जिसको सेल, एक्सटर्नल सेल के 10% या उससे ज्यादा, नंबर 1। नंबर 2, कंट्री ऑफ डोमिसाइल की सेल अलग बतानी है और एक्सपोर्ट सेल अलग बतानी है। कंट्री ऑफ डोमिसाइल में पड़े हुए नॉन करंट एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस अलग बताना है और दूसरी कंट्रीज में पड़ी हुई लैंड, बिल्डिंग का ब्रेकअप अलग बताना है। इन 3 डिस्क्लोजर्स का नाम है एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स। पहले मैं ऐसा करता हूं, क्वेश्चन 2 नहीं पढ़ता, पहले मैं डिस्क्लोजर्स से पढ़ता हूं। पेज नंबर 3, कल वाले नोट्स। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स कौन से जी? एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स। The reporting entity must also make the following disclosures in the financial statements, even if it has only one reportable segment, even if it has one reportable segment। अगर सिर्फ एक रिपोर्टेबल सेगमेंट है फिर भी ये डिस्क्लोजर आपने देने हैं। मिसाल के तौर पर होंडा कार कहते हैं हम बेचते ही गाड़ियां हैं, तो हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट ही एक है, फिर भी आपने ये डिस्क्लोजर देने हैं। कौन से? रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स फॉर ईच प्रोडक्ट एंड सर्विस। भाई ये जो है ना, ये वाला डिस्क्लोजर हमारा यहां दे दिया गया है, इसकी मैंने आपसे बात नहीं की। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स फॉर ईच प्रोडक्ट वाइज, ये प्रोडक्ट वाइज हमने दे दिया है। ये सारा एक्सटर्नल कस्टमर्स का है, ये इंटरनल का है, ये दे दिया हमने, ये दे दिया है। तो लिख लें 37 के पॉइंट 2 में एक्सटर्नल सेल वाला है, ये 37 के पॉइंट 2 में एक्सटर्नल सेल वाला है, ये इधर कवर हो गया है, इसकी अलग से देने की जरूरत नहीं। रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर प्रोडक्ट वाइज, ये हो गया। ये फिर डिस्क्लोजर आप कह रहे होंगे यहां क्यों लिखा हुआ है, ये तो पहले भी डिस्क्लोजर्स में लिखा हुआ था, ये यहां क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा हुआ है, इधर देखें, कुछ लोग कंट्री वाइज डिस्क्लोजर देते थे, यूरोप में इतनी सेल, एशिया में इतनी सेल, उनके लिए फिर कमेंट ये कहा लॉ मेकर ने भाई ऐसा ना करो, प्रोडक्ट वाइज भी चाहिए। लेकिन ये एंटिटी तो ऑलरेडी कौन सा डिस्क्लोजर दे रही है? प्रोडक्ट वाइज, इसलिए इसका डिस्क्लोजर 37.4 में डालने की जरूरत है, ये 37.2 में ऑलरेडी कवर हो गया। समझी बात? तो हाथ खड़ा कर दें। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहां डाल दिया इस डिस्क्लोजर को? 37.2 में। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीका और एशिया वाइज दे रही होती, फिर ये डिस्क्लोजर कवर ना होता, फिर ये डिस्क्लोजर भी 37.4 में डालना पड़ता, ये ऑलरेडी कवर्ड है। अगले पढ़ें जो मैंने पढ़ाए हैं। जियोग्राफिकल एरिया, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर एंड नॉन करंट एसेट्स एट्रीब्यूटेबल टू कंट्री ऑफ डोमिसाइल। जी, पाकिस्तान में कितनी सेल की, ये इसका ब्रेकअप होगा। पाकिस्तान में कितनी सेल की इन द कंट्री ऑफ डोमिसाइल, और ऑल फॉरेन कंट्रीज इन टोटल। इस तरह नहीं बनाना, पाकिस्तान के अंदर इतनी सेल, यूरोप में इतनी सेल, एशिया में इतनी सेल, फला मुल्क के अंदर इतनी सेल, इस तरह नहीं बनाना। सिर्फ पाकिस्तान में इतनी सेल और इंग्लैंड में इतनी सेल, बस। ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन सिर्फ जब इंग्लैंड में कर रहे हो। लेकिन जब पाकिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, इंडिया में कर रहे हो, फिर 2 कॉलम बनाने हैं।
पाकिस्तान में इतनी, फॉरेन कंट्रीज में इतनी, लेकिन ब्रैकेट इफ मटेरियल देन फॉर ईच कंट्री सेपरेटली। और अगर हर मुल्क में आपको लग रहा है मटेरियल सेल हो रही है तो फिर ऐसे बना दे, पाकिस्तान में इतनी, इंडिया में इतनी, बांग्लादेश में इतनी, ईरान में इतनी, अफगानिस्तान, फिर अलग अलग बना दे। अगर नहीं तो दो भी एक्सेप्टेबल है, पाकिस्तान, फॉरेन कंट्रीज। दो चीजों के बारे में बताने हैं, अंडरलाइन। नंबर 1 एक्सटर्नल कस्टमर्स एंड नंबर 2 नॉन करंट एसेट्स। नंबर 3 मेजर कस्टमर। मेजर कस्टमर कौन होता है बता दिया अभी मैंने, जो एक्सटर्नल सेल का 10%, जिसको 269 मिलियन की सेल हो रही है, जिसको 269.4 मिलियन या उससे ज्यादा की सेल हो रही है, उस कस्टमर का नाम क्या होगा? मेजर कस्टमर। An entity discloses the extent of its reliance on major customer. हमारा बिजनेस कितना क्रीम पे डिपेंडेंट है? If revenue from a single, अच्छा ऊपर एसेट्स और एक्सटर्नल सेल में जरूरी नहीं है कि बाहर के मुल्कों में 10% हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऊपर वाला डिस्क्लोजर देना ही देना है, लेकिन नीचे में क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड है। If revenue from a single external customer amount to 10% or more of entities total revenue, total external, the total revenue from each such customer, हर कस्टमर से अलग अलग भी बता सकते हैं लेकिन कस्टमर का नाम नहीं बताना, and segments reporting the revenue, और इसको जो आपने सेल किया 269.4, ये कौन सी सेल है? ये थोड़े से केमिकल हैं, थोड़े से सोडा हैं, एंड सेगमेंट्स इंक्लूडेड इन दैट सेल। तो केमिकल और सोडा इसको थोड़ा थोड़ा बेचा है हमने। जिसे क्रीम वालों के बारे में हम बताएं, हमने सिर्फ उन्हें पेट्रोल बेचा है, इंजन ऑयल जो हम चेंज करते हैं वो हमने नहीं उन्हें बेचा। एन एंटिटी नीड नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ अ मेजर कस्टमर, और मेजर कस्टमर का नाम वगैरह बताने की जरूरत नहीं है जी। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर बता दें 3 कौन से हैं। एक्सटर्नल सेल का ब्रेकअप, पाकिस्तान में कितनी और आउटसाइड वर्ल्ड में कितनी। एसेट्स तो नहीं, अब मैं 1455 तो नहीं कर रहा, एसेट्स में से अलग करें करंट और नॉन करंट। फिर नॉन करंट में बताना है कि पाकिस्तान में कितने और बाहर के मुल्क में कितने। से नॉन करंट लिखा हुआ उसने, एसेट्स में से नॉन करंट करंट अलग करें, फिर नॉन करंट में कंट्री ऑफ डोमिसाइल और फॉरेन कंट्रीज अलग हो जाएंगे। इसका भी डोमिसाइल वाले मुल्क में कितनी सेल की और फॉरेन कंट्रीज में कितनी सेल की। इसके बाद इसी का एक और ब्रेकअप, मेजर कस्टमर, एक कस्टमर को 11% सेल की, दूसरे कस्टमर को 13% सेल की। बता दें 24% हमारी सेल 2 कस्टमर पे डिपेंडेंट है, बस इतनी सी लाइन लिख दें, 24% ऑफ आवर सेल इज डिपेंडेंट ऑन 2 कस्टमर्स। 24% हमारी सेल का हिस्सा 2 कस्टमर पे डिपेंडेंट है। सवाल पढ़ें। पहले मादरत क्वेश्चन 1 की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी थी हमने, वो पढ़ लें। इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS डिटरमिन द रिपोर्टेबल सेगमेंट ऑफ गोहर। ये देख लें, ये 3 रिपोर्टेबल है। शो हाउ द सेगमेंट्स, शो हाउ दीज रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एंड नेसेसरी रिकॉन्सिलिएशन वुड बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 37.1, 37.2, 37.3। ये 37.1 का फॉर्मेट मैंने ना इन्हीं नोट्स में दिया हुआ है, अगले 1-2 सफ़ों पे। 37.1 सोल्यूशन में नहीं दिया हुआ है सवाल, क्या है कि आपने नहीं दिया हुआ था इसलिए मैंने भी नहीं दिया, लेकिन 37.1 सोल्यूशन का पार्ट आप बना सकते हैं, इन्हीं नोट्स में आगे मैंने दिया हुआ है। ओके चलें जी आगे। Continuing from question 1, assume following information. 1000 of external sale of Gohar is to England and remaining is in Pakistan. जी external sale to countries, external sale country wise, पाकिस्तान,
इंग्लैंड किसकी गिवन है? इसके लिए 10% जरूरी नहीं है, चाहे 2% ही सेल हो इंग्लैंड को। टोटल एक्सटर्नल टोटल 2694। तो पाकिस्तान में कितनी? ये डिस्क्लोजर बन गए। आगे चलने दे मुझे। 700 million of external sale of Gohar is made to 2 customers. 700 is made to 2 customers. जरा 700 को डिवाइड करें 2694 से, ऐसे ही डिवाइड करके देखें, करना नहीं है पेपर में। 700 को डिवाइड करें 26, मेरे से 20% ज्यादा आएगा। 700 को डिवाइड करें 2694 से, 20% से जरूर ज्यादा आना चाहिए, 26%। इसका मतलब है बड़े ध्यान से उसने सवाल बनाने वाले ने सवाल बनाया। तो 2 कस्टमर्स को हमारे बिजनेस की 26% सेल हो रही है। तो 37.4 के अंदर 0.1 0.2 700 बस इसी तरह लिख दें जिसमें सवाल में लिखा हुआ रुपीज 700 million ऑफ एक्सटर्नल सेल इज मेड टू कस्टमर। कस्टमर वाइज ब्रेकअप की जरूरत नहीं है और कस्टमर की आइडेंटिटी भी नहीं बतानी, उसका नाम भी नहीं बताना, बस ये बताना है कि हमारा रिलायंस 2 कस्टमर्स पे है। 26% भी निकाल सकते हैं आप ब्रैकेट में, निकालना चाहें तो। 26% कैसे निकला है? 700 डिवाइडेड बाय 2694। 3 कस्टमर लिखा होता लॉस तो फिर 30% ज्यादा होना था टोटल। रात 1 minute समरी ऑफ होल स्टैंडर्ड। ये कैसे पता चलेगा? एक सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट है, 1 minute समरी ऑफ होल स्टैंडर्ड, मे बी टेक 2 minutes। ये कैसे पता चलेगा एक सेगमेंट रिपोर्ट एक सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट है? 10% गलत बोल दिया ना उन्होंने, मैं बताता हूं कैसे पता चलेगा ये सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट है। पहला सफा निकाल के रखें नोट्स का। ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस अर्न करे, सीओडीएम को रिपोर्टिंग होती हो और डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। अगर हमने 12-13 ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिए तो हम परेशान हो जाएंगे, यूजर को भी परेशान करेंगे। 12-13 ऑपरेटिंग सेगमेंट को कैसे इकट्ठा करें? एग्रीगेशन क्राइटेरिया यूज करते हुए। अगर 5 बातें पाई जाती हैं तो 12-13 को छोटे करते 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 6-7 पे ले आए। फर्ज करें छोटे करते करते 5 पे ले आए। अगला सफा, इन 5 में से कितने सेगमेंट्स को रिपोर्ट करें? 2 टेस्ट लगाएं, एक 10% टेस्ट। जब डिसाइड हो जाए कौन से रिपोर्टेबल है तो फिर रिकॉन्सिलिएशन से पहले एक काम करना है, जनरल इंफॉर्मेशन, क्या सेगमेंट क्या क्या बेच रहा है। नंबर 2, सेगमेंट रिजल्ट्स, एक्सटर्नल इंटरनल प्रॉफिट एसेट्स और 11-12 चीजें हो रही हैं इधर, वो सारी भी यूजर को बतानी पड़ेंगी। रिपोर्टेबल में चीजें फिर ज्यादा बतानी पड़ेंगी, सिर्फ वो वाली चीजें नहीं बतानी पड़ेंगी। इसके बाद ये वाले टोटल एंटिटी के टोटल से मैच नहीं करेंगे, तो इन वाले टोटल को कहीं नहीं लेके जाना, इनको इधर ले जाना है और इनको इधर ले जाना है। जब ये सारे आ जाएंगे तो ये टोटल से मैच नहीं करेंगे, तो रिकंसाइलिंग आइटम डालेंगे हम, आपस की सेल और उसका प्रॉफिट रिवर्स करेंगे, हेड ऑफिस के खर्चे माइनस करेंगे और हेड ऑफिस के एसेट्स ऐड करेंगे और हेड ऑफिस की लायबिलिटीज ऐड करेंगे। जरूरी नहीं हेड ऑफिस की, कोई भी लायबिलिटी हो जो उसने कहा हो मैंने उधर नहीं डाली सेगमेंट में, वो लायबिलिटी इधर डाल दीजिएगा। कोई भी खर्चा हो जो वो कहे मैंने किसी सेगमेंट में नहीं डाला, एक खर्चा था 2 सेगमेंट्स का, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन 2 का, इधर डाल दें, अदर रजिस्टर में डाल दें, बट टैली कर दें। भाई तुमने क्यों नहीं 2 सेगमेंट का खर्चा 2 सेगमेंट में डाला? कहते हैं मेरी मर्जी में, मेरा चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर उन खर्चों के बारे में पूछता ही नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला उनमें, मुझे पता था सेगमेंट्स का खर्चा, मैंने नहीं डाला। ठीक है, यहां डाल दें अदर एडजस्टमेंट्स और इसको मैच करा दें इन द एंड किससे? गौहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके,
इसके बाद यूजर को 3 बातें बता दें, इसके बाद यूजर को 3 बातें बता दें, चाहे आपका एक ही ऑपरेटिंग सेगमेंट क्यों नहीं है, चाहे आपका एक ही ऑपरेटिंग सेगमेंट क्यों नहीं है। होंडा की बात कर लेते हैं। होंडा, ये बताओ कि आपकी सेल पाकिस्तान और बाहर के मुल्क में कितनी है। होंडा, ये बताओ आपकी किसी एक कस्टमर पे रिलायंस है? जी बिल्कुल है। डॉलेंस को हम 11% गाड़ियां बेचते हैं अपने बिजनेस की। डॉलेंस पता नहीं क्यों इतनी गाड़ियां खरीदता है। डॉलेंस को हम 11% गाड़ियां बेच देते हैं। और एक और चीज भी बतानी थी इसमें कि ये वाला 700 मिलियन किस सेगमेंट के अंदर पड़ा हुआ है। तो सवाल में डाटा दिया होता तो मैं ये भी बताता, दिस 700 इज इंक्लूडेड इन केमिकल एंड पॉलिएस्टर डिपार्टमेंट, कुछ भी लिख देता जो सवाल में बताया होता। ये बात भी जरा नोट करें, जाके लिखी हुई थी वो, जहां से हमारी किताब में जहां डिस्क्लोजर दिए मैं नोट्स में, ये बात भी लिखी हुई थी। किताब में नहीं, नोट्स में ही, पेज 3 पे ढूंढे गई, ये बात भी लिखी हुई थी। सिर्फ ये नहीं बताना कि 10% सेल किसको कर रहे हैं, एक और चीज भी बतानी है। क्या बोले? बोले सेगमेंट्स रिपोर्टिंग द रेवेन्यूज। ये सारे पैरास स्टैंडर्ड में जाके कौन हाईलाइट कर लेगा आज? हाथ खड़ा करें। गुड। IFRS 8 ढूंढने जाके, ढूंढ के जाके ये सारे पैरास आपने हाईलाइट कर लेने, ताकि ये चीजें आपको याद ना करनी पड़े। ओके, लास्ट पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ आइटम्स रिपोर्टेड इन सेगमेंटल इंफॉर्मेशन। जी हजरात, इसको मैयर कैसे किया है? इसको मैयर कैसे किया? इसको मैयर कैसे किया? इसको कैसे मैयर किया? इसको कैसे मैयर किया? कैसे मैयर किया? मैयर का मतलब अमाउंट्स। अमाउंट्स कैसे निकालनी है ये बताओ, हमें भी तो बताओ। ये अमाउंट्स कहां से आई हैं तुम्हारी? आसमान से उतरी हैं? कैसे उतरी हैं ये अमाउंट्स? तो थ्योरेटिकल से डिस्कशन है, जरा हिम्मत करके बस पढ़ ले 5-10 मिनट, फिर नया स्टैंडर्ड शुरू करेंगे। IFRS 8 requires that amount of each segment item reported shall be meyer reported to chief operating decision maker। ये वो रेवेन्यू होना चाहिए जो CODM को शो किया है, ये वो वाला रेवेन्यू होना चाहिए, और कोई रेवेन्यू नहीं होना चाहिए। फॉर पर्पज ऑफ मेकिंग डिसीजंस about allocating resources to segment and assessing its performance। ये 2 बेनिफिट्स भी इसने बता दिए सेगमेंट रिपोर्टिंग के। अगर पेपर में सवाल आया सेगमेंट रिपोर्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, तो नंबर 1, मैनेजर रिसोर्सेज एलोकेट करता है और इसकी परफॉर्मेंस को असेस करता है। ये 2 बेनिफिट्स भी बीच में आ गए, अगर आपने याद करने हुए। कभी पेपर में 2-3 नंबर के बेनिफिट्स आ जाते हैं, अटेंटिव रहे अगर आए में तो। दिस इज बेस्ड, ये फिगर्स कैसे आई हैं? This is based on internal structure of how division of the entity reports their results to CODM. How division chemical report their result to chief operating decision maker. Any adjustments and eliminations made in preparing financial statements shall be included in determining segment results only if they are included in measure of segment results used by chief operating decision maker. Any adjustments and eliminations made in preparing entities' financial statements shall be included in determining segment results only if they are included in measure of segment results used by chief operating decision maker. अगर आप ट्रेड डिस्काउंट पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में माइनस करते हो तो इट इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट। भाई को उठाए। अगर आप ट्रेड डिस्काउंट पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में माइनस करते हो इट इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में माइनस किया है तो यहां भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके फिगर शो करें। अगर CODM चाहता है कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके फिगर शो हो, अगर CODM चाहता है कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस किए बगैर फिगर शो हो, तो पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दे, यहां ना करें। मैच नहीं करेगा, अदर आइटम में डिस्काउंट माइनस कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं, अदर वाली जगह पड़ी है डिस्काउंट माइनस कर दीजिएगा। ये स्टैंडर्ड अजीब है, ये स्टैंडर्ड इंटरनल रिपोर्टिंग को आगे ले जाता है। ये स्टैंडर्ड कहते हैं देखो तुम लोग आपस में क्या रिपोर्टिंग कर रहे हो, तुम लोग अपने बॉस को कैसे चीजें बताते हो, जैसे तुम अपने बॉस को चीजें बताते हो वैसे ही बताया करो हमें भी। अगर मैच ना कर रही हो पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो फिर डाल दो कहां, अदर एडजस्टमेंट के कॉलम में, कोई मसला नहीं। जरा पढ़ें, बड़ी मुश्किल से इंग्लिश थी, उम्मीद है अब समझ आएगी।
एनी एडजस्टमेंट, ट्रेड डिस्काउंट, एनी एडजस्टमेंट मेड इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस सेल में ट्रेड डिस्काउंट माइनस है, shall be included in determining segment results। तो सेगमेंट वाली सेल में से भी माइनस करें, सेगमेंट वाली सेल में से भी माइनस करें, ओनली इफ दे आर इंक्लूडेड इन मेजर ऑफ सेगमेंट रिजल्ट्स यूज्ड बाय, लेकिन सेगमेंट की सेल में से तब माइनस करिएगा जब सीओडीएम चाहता है, वरना माइनस करने की जरूरत नहीं। इन द एंड अदर्स में डाल देंगे फिर हम। द मिनिमम अमाउंट एन एंटिटी मस्ट डिस्क्लोजेस द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर एनी ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। ये पता है क्या, 38 पर लिखें 37.3.1, 38 पे लिखें 37.3.1, 38 पे लिखें 37.3.1 और नीचे आए एक इंग्लिश की लाइन लिखें 37.3.1। Inter-segment sales are made at market price। Inter-segment sales are made at market price। यूजर को बताएं अगर केमिकल वाले पॉलिएस्टर वालों को चीज बेचें तो किस तरह बेचते हैं। ये केमिकल वाले बड़े ढीठ है और केमिकल वाले कोई लिहाज नहीं रखते कि पॉलिएस्टर हमारे दफ्तर का ही है। केमिकल वाले इतने ज्यादा कंजूस और इतने ज्यादा मक्खी चूस हैं कि केमिकल वाले कहते हैं अगर हम बाहर की दुनिया को बेचते इतने का बेचते तो पॉलिएस्टर को भी इतने का ही बेचेंगे, बच जाओ। कोई लिहाज नहीं रखते केमिकल वाले। ये यूजर को बताएं कि आपस की सेल मार्केट प्राइस पे हो रही, नहीं हो रही मार्केट प्राइस पे लिख दे। Normally the market sale is at 30% margin, but we are selling goods to our inter segment at 10%। बस यूजर को बता दें, ये एक डिस्क्लोजर है, पढ़ें। The minimum amount entity must discloses basis of accounting for any transaction between reportable segments। तो इधर आपने लिख लिया 37.3.1 ताकि आप गोहर के सवाल में घर जाकर ढूंढ लें। 2 नेचर ऑफ एनी डिफरेंसेस बिटवीन द मेजरमेंट ऑफ, नेचर ऑफ डिफरेंसेस देखिए 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 इन दोनों कॉलम्स के ऊपर लिख लें नेचर ऑफ डिफरेंसेस, नेचर ऑफ डिफरेंसेस। बल्कि इसको भी डालें बीच में, अदर देन वाले को, इन तीनों के ऊपर लिख लें नेचर ऑफ डिफरेंसेस। इन तीनों कॉलम्स के ऊपर लिख लें नेचर ऑफ डिफरेंसेस। द नेचर ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट ऑफ, देखें रिपोर्टेबल सेगमेंट प्रॉफिट्स 1117 अंडरलाइन 1117, रिपोर्टेबल सेगमेंट प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स 1117 एंड द एंटिटीज प्रॉफिट 1066। ये पीबीटी बिजनेस का है, ये पीबीटी बिजनेस का है जो पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा। इन दोनों में क्यों डिफरेंस है बोलो, इन दोनों में क्यों डिफरेंस है? फॉर एग्जांपल एलोकेशन ऑफ सेंट्रली इनकर्ड कॉस्ट। सेंट्रली क्या मतलब? हेड ऑफिस। द रिपोर्टेबल सेगमेंट एसेट्स, देखेंगे the reportable segment assets and assets of entity, the reportable segment liabilities and liabilities of, इनमें क्या नेचर ऑफ डिफरेंस है? क्या नेचर ऑफ डिफरेंस है? 3 नेचर ऑफ डिफरेंस है। ओके, पॉइंट 3, अच्छा पहले ये होता था कि हमारा एक जनरेटर लगा हुआ था बाहर, तो जनरेटर का जो खर्चा था वो पांचों को हम एलोकेट कर देते थे स्क्वायर फीट की बुनियाद पे, स्क्वायर फीट की बुनियाद पे। लेकिन इस साल से हमने
जनरेटर का खर्चा पांचों सेगमेंट्स को डिवाइड करना शुरू कर दिया है उनके एम्प्लॉयज की बुनियाद पे। कुछ भी वजह हो सकती है। तो अगर आप ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के प्रॉफिट्स निकालते हुए कोई अजम्पशंस ले रहे हैं तो वो यूजर को बताएं कि पिछले साल जनरेटर का खर्चा तकसीम होता था, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई आपने, कुछ पढ़े होंगे, पिछले साल जनरेटर का खर्चा तकसीम होता था किस बुनियाद पे? स्क्वायर फीट की बुनियाद पे। और इस साल से खर्चा तकसीम हो रहा है जनरेटर का। द नेचर ऑफ एनी चेंजेस फ्रॉम प्रायर पीरियड इन मेजरमेंट मेथड्स यूज्ड टू डिटरमिन सेगमेंट प्रॉफिट्स एंड द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट फ्रॉम दोस चेंजेस। वो बहुत डिटेल में चला जाएगा, ये आपसे पेपर में नहीं आएगा। और उसमें चेंज कैसे आई, क्या क्या वजह बनी, तो लिख लें स्क्वायर फीट टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जनरेटर बिल फ्रॉम स्क्वायर फीट टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये नेचर ऑफ चेंज हो गई। अल्लाहु अकबर। आखिरी डिस्क्लोजर, आखिरी डिस्क्लोजर, नेचर ऑफ एसिमेट्रिकल एलोकेशंस बताएं भाई। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का मतलब बताएं। नेचर ऑफ एसिमेट्रिकल एलोकेशंस, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल एलोकेशंस बताएं। पहले मैं आपको सिमेट्रिकल एलोकेशन की मिसाल देता हूं, फिर एसिमेट्रिकल एलोकेशन। देखें इधर, जनरेटर आपने शो कर दिया यहां हेड ऑफिस के एसेट्स में, और जनरेटर की डेप्रिसिएशन आपने शो कर दी प्रॉफिट्स में सेगमेंट्स के। इट इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल एलोकेशन, इट इज नॉट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एलोकेशन क्या होती है? जनरेटर पकड़ के तकसीम किया इतना 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 जनरेटर, और जनरेटर शो कर दिया यहां, और उसकी डेप्रिसिएशन भी शो कर दी यहां। इट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल एलोकेशन। दोनों की इजाजत है, सिमेट्रिकल ज्यादा अच्छी है, एसिमेट्रिकल की भी इजाजत है, बिकॉज जो हमारा चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर है वो खर दिमाग है, वो कहते हैं जनरेटर सेगमेंट के एसेट्स में शो किया हुआ है, शर्म नहीं आती, इधर शो करो। जब जनरेटर की डेप्रिसिएशन की बारी आई, हाँ अच्छा डेप्रिसिएशन यहां शो कर दो। हमने कहा पागल हो तो, अगर जनरेटर यहां शो कर रहे हो तो उसकी डेप्रिसिएशन खर्चों में डालो। जनरेटर यहां, उसकी डेप्रिसिएशन यहां, ये सिमेट्रिकल एलोकेशन। जनरेटर यहां, उसकी डेप्रिसिएशन यहां, ये सिमेट्रिकल एलोकेशन। जनरेटर यहां, उसकी डेप्रिसिएशन यहां, ये कौन सी एलोकेशन है? एसिमेट्रिकल। अगर आपने एसिमेट्रिकल एलोकेशन किया तो करें। स्टैंडर्ड कहते हैं मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि आपका सीओडीएम पागल है, वो आपको मजबूर कर रहा है ऐसी हरकतों पे। तो ये स्टैंडर्ड बना ही इंटरनल रिपोर्टिंग की बुनियाद पे है कि आपका इंटरनल रिपोर्टर जैसे चाह रहा है वैसे करें। तो अगर कोई एसिमेट्रिकल एलोकेशन है तो यूजर को बता दें कि ये एसिमेट्रिकल एलोकेशन है। नेचर ऑफ एसिमेट्रिकल एलोकेशन, तो लिखें जनरेटर 150 में पड़ा हुआ है, जनरेटर 150 में पड़ा हुआ है और 150 में, और उसकी डेप्रिसिएशन और उसकी डेप्रिसिएशन 1152 तक माइनस हुई है, उसकी डेप्रिसिएशन 1152 तक माइनस हुई है। ये कौन सी एलोकेशन है? नो सिमेट्री नहीं है इसमें, एसिमेट्रिकल, और उसकी डेप्रिसिएशन 1152 में माइनस हुई है। और मिसाल लिखने की जरूरत नहीं। लोन यहां पड़ा हुआ है और लोन का इंटरेस्ट यहां पड़ा हुआ है, इट इज कॉल्ड एज, और सिमेट्रिकल एलोकेशन, लोन भी यहां पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट भी यहां पड़ा हुआ है। खुला है स्टैंडर्ड, खुल गया, बिल्कुल सिंपल है स्टैंडर्ड, बिल्कुल सिंपल। बड़े वाले 3 सेगमेंट, छोटे वाले 2 सेगमेंट, माइनस करो आपस की सेल और उसका प्रॉफिट, हेड ऑफिस टोटल, इतना सा स्टैंडर्ड है ये, इतना सा। बड़े वाले सेगमेंट, छोटे, बड़े वाले सेगमेंट, छोटे वाले सेगमेंट, बड़े वाले सेगमेंट, छोटे वाले सेगमेंट, आपस की कैंसिलेशन, बोले आपस की, हेड ऑफिस के खर्चे, हेड ऑफिस के एसेट्स, हेड ऑफिस की लायबिलिटी, और ये टोटल एंटिटी से मैच कर जाएगा। ओके, द नेचर ऑफ एसिमेट्रिकल एलोकेशन टू रिपोर्टेबल सेगमेंट्स।
ठीक है, ज्यादा वाली इनकम ज्यादा वाला टैक्स। द नेचर ऑफ एसिमेट्रिकल एलोकेशन, बस जिसको समझ आई है वो हंसे, बाकी ना हंसे। द नेचर ऑफ एसिमेट्रिकल एलोकेशंस टू रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, फॉर एग्जांपल अ रिपोर्टेबल सेगमेंट में बी चार्ज डेप्रिसिएशन बट द रिलेटेड डेप्रिशिएबल एसेट माइट नॉट हैव बीन एलोकेटेड टू दैट सेगमेंट। ये आंसर है। नीचे इसका बेसिक डाटा होता है वर्किंग 1 2 3। अगले सफे पे आए, ये सेगमेंट इंफॉर्मेशन है, इसमें टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स आएंगे और नेचर ऑफ बिजनेस फला फला फला। ये है जनरल, ये जनरल है, जनरल है। यहां आप लिख सकते हैं 37.1, नंबरिंग चेंज कर लें 37.1। और ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज अंडर, इसके 37.2 लिख लें, 37.2 अदर्स का कॉलम इधर डला हुआ है। और इसके साथ 37.3 लिख लें, 37.1 लिखा हुआ है मैंने, इसके साथ 37.3 रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन। और इन द एंड डिस्क्लोजर्स में 37.4 कर दें, 37.4। ये क्या है? इंफॉर्मेशन बाय ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया, सेल पाकिस्तान में कितनी है, बांग्लादेश में, जापान में, और नॉन करंट एसेट पाकिस्तान में कितने हैं, बांग्लादेश में। और इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर। मेजर कस्टमर कौन होता है? तो ये डिस्क्लोजर्स, आपके डिस्क्लोजर्स का फॉर्मेट भी आपके पास आ गया और सारा डिटेल आपके पास आ गई। ओके अच्छा भाई, अब आप निकालें एमसीक्यूज। एमसीक्यूज निकालें। पास पेपर का सवाल हो गया था, हाथ खड़ा करें। कितनों ने किया था? हाथ खड़ा। हो गया था? नहीं हुआ था? कुछ भी नहीं था उसमें जी। एमसीक्यूज आज मैंने इस डिस्कशन के लिए 45 मिनट रखे हुए थे, लेकिन अब फिर किसी दिन शाम को बुलाना पड़ेगा आपको। 45 मिनट अगले स्टैंडर्ड के लिए रखे हुए थे। ये नोट्स ना बांटो आज, इनको रख दो, कल बांटेंगे। क्या बांटना है इनमें? बांटी हुई चीज को क्या बांटना? ओके वेट करो, हो सकता है दिल में आ जाए। अच्छा जी, कौन कौन सा एमसीक्यू दिया था होमवर्क में? 1 और 4। आज आप हजरात जो है वो 2 भी कर लीजिएगा, 3 पढ़ें। 3 किताबें हैं ना, अल्लाह सबको दे। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कैन बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स ऑन अ रीजनेबल बेसिस, मस्ट नॉट बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स, must be allocated to segments based on their sale, must be allocated to segment based on their profit before tax। अच्छा, इसके हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, सॉरी हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, पहली ऑप्शन क्या दे रहे हैं? कैन बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स। दूसरी ऑप्शन, फिर रिकॉन्सिलेशन में नहीं आएंगे, रिकॉन्सिलेशन में नहीं आएंगे। दूसरी ऑप्शन मस्ट, सेगमेंट्स को एलोकेट ना करें, इधर ही रखें। तीसरी ऑप्शन, इसको एलोकेट कर दे सेल की बुनियाद पे। ये तो इसने मोंगी मारी है, वो स्टैंडर्ड में कोई ऐसी बात नहीं हमने पढ़ी। चौथी बात, मस्ट बी एलोकेटेड, नहीं नहीं नहीं, ये भी इसने मोंगी मारी है, स्टैंडर्ड में कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई। अच्छा भाई, आज आके बात पता है क्या स्टैंडर्ड में वाज़ेह नहीं लिखी हुई थी। सीओडीएम क्या चाहता है कि हेड ऑफिस के खर्चों का क्या करें? अगर सीओडीएम ये चाहता है कि हेड ऑफिस के खर्चे सेगमेंट में एलोकेट कर दें तो कर दें। रिकंसाइलिंग आइटम में 0 लिख दीजिएगा, कोई मसला नहीं। ऑप्शन ए को टिक कर लें। सीओडीएम खर दिमाग हो तो जो मर्जी कह दे, कर दें, कोई मसला नहीं। कैन बी अंडरलाइन करें, कैन बी को कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हेड ऑफिस के खर्चे, हेड ऑफिस के एसेट्स भी एलोकेट कर दें, आपकी मर्जी है, लेकिन आमतौर पर किए नहीं जाते, लेकिन करने की इजाजत है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इंटरनल रिपोर्टिंग पे ज्यादा बेस करता है, लॉजिक पे बेस नहीं करता। अगर लॉजिक पे बेस करता होता तो सिर्फ सिमेट्रिकल एलोकेशन होती, लेकिन हमने स्टैंडर्ड में एसिमेट्रिकल एलोकेशन की भी इजाजत पड़ी है। लॉजिक पे बेस नहीं करता, इंटरनल रिपोर्टिंग पे ज्यादा बेस करता है। ये स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड की ये है जी। अबू बकर किधर है? चले गए नोट्स लेके? हाँ, नोट्स बांटे।
ओके, क्लास वर्क टेक करें जी। नंबर 1, डिस्कशन ऑफ डिस्क्लोजर्स गिवन इन प्रीवियस क्लास। आगे लिखें 1 घंटा 25 मिनट। अच्छा, उसके बाद प्रैक्टिस का क्वेश्चन 1, ये मैं भी करता हूं आपसे डिस्कस। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 3, पता नहीं 3 था 2 था, बहरहाल अब 2 3 4 सारे कर लीजिएगा आप। होमवर्क देख लें, होमवर्क में एमसीक्यू नंबर 2 है, प्रैक्टिस का क्वेश्चन 1 एंड 3 है, और फॉलोइंग 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ओहो, ये भाई आईकेपी के क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। ये 2 सवाल आपको करने पड़ेंगे, साथ में इनके सोल्यूशन भी दिए हुए हैं छोटे छोटे। इनके सोल्यूशन याद कर लीजिएगा। जो चीज इसमें एक छोटा सा आंसर 1 का ए बस याद करना है आपने, और कुछ याद नहीं करना। आंसर 1 का ए टिक कर लें, वो स्टैंडर्ड में नहीं दिया हुआ। आंसर 1 का ए याद करना है आपने, और कुछ याद नहीं करना। इस स्टैंडर्ड के फायदे। और अगले सफे पे आई 2-3 लाइनें हैं प्रॉब्लम्स, पॉइंट सी। आंसर 1 का सी याद कर लीजिएगा। कल इंशाल्लाह 7:15 से 25 पे डिस्कस करेंगे। 1 मिनट आपका और ले रहा हूं, 1 मिनट। क्लास वर्क में एक सवाल लिखा हुआ है, प्रैक्टिस का क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, ये निकालें जरा, ये निकालें। ये ना थोड़ा सा ये वाला पेज इस चैप्टर का गलत जगह पे लगा हुआ है, पीछे करो थोड़े सफे। ये वाला पेज गलत जगह लगा हुआ है। पेज नंबर 74 जी हजरात, इधर देखें। पहला कौन सा है, केमिकल या यूरोप? ज्योग्राफिकल बेस पे इन्होंने डिवाइड किए हैं या इन्होंने प्रोडक्ट बेस पे? दूसरा, तीसरा अफ्रीका, चौथा, पांचवा मोहतरम मुझे बताएं अदर्स के अंदर एसेट्स कितने आ रहे हैं? 150, 800, 50, 1600, 600, टोटल मारे जी 40, 3200, 3200। समझ आ गया? मैं सिर्फ इतना सा ले रहा हूं, 3200। और इसका नाम इसने क्या रखा हुआ है? अदर्स। अब इधर देखें, बच्चे पता क्या करते हैं होमवर्क में जाके, और अगले दिन आके डिस्कस करते हैं। इधर टेस्ट लगे हुए थे ना, एक टेस्ट था 10% ऑफ एसेट्स, 3200 जरा 10%, 320, ठीक है। 320 से 600 ज्यादा है, तो यहां लिखते हैं अदर्स। ये भी एक रिपोर्टेबल सेगमेंट है, अदर्स। ओ मेरे भाई, ये अदर्स वो हैं जिसको इसने रिपोर्टेबल भी नहीं समझा, ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं समझा, बल्कि इसने क्या किया है? कौन कौन से मुल्क आ रहे हैं? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट। अदर छोटे 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 मुल्क होंगे, उनको इसने इकट्ठा कर दिया। आप उनको कैसे बता सकते हैं कि ये रिपोर्टेबल है? तो अगर पेपर में ही अदर का कॉलम डाल दे तो क्या ये छोटे छोटे होंगे या इनको भी रिपोर्टेबल बना सकते हैं? ये छोटे छोटे होंगे, ये छोटे छोटे। अदर्स के आगे लिखें, एथोपिया, एथोपिया, एंटार्क्टिका। अदर्स में लिखे ना, अदर्स का ब्रेकअप, एथोपिया, एंटार्क्टिका। जी मोहतरम में क्या फरमाया? नहीं, ठोकर तो एशिया, खुदा के बंदे, ठोकर एशिया में है, यानी क्या बंदे हैं जी, इसको ले जाओ उठाओ। लबनान, लबनान भाई भाई की फरमाइश, नाइजीरिया। अब आप मुझे बता दें, यू गॉट द पॉइंट के अदर्स पे टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अदर्स के कॉलम पे टेस्ट, अदर रिपोर्टेबल बन सकते हैं? नहीं बन सकता, क्योंकि अदर्स में छोटी छोटी मुल्की हैं, छोटी छोटी मुल्की हैं, तो अदर्स पे टेस्ट उसने पहले ही अदर्स बना दिया, तो इधर अदर्स का लफ्ज आ सकते हैं, अदर्स नो। तो अदर्स पे टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल आप ट्राई कीजिएगा, सवाल कोई मसला है तो कल कीजिए, कल डिस्कस करेंगे जी। ये ऑफ कर दें जरा।